हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत माध्य का उपयोग या औसतांक का उपयोग कहाँ करना चाहिए, सामान्य रूप से उसी को हम बताने का प्रयास करेंगे। यह जानना इसलिए आवश्यक होता है कि थोड़ा सा आप कोई वैसे जगह 1-2 नंबर में लिखने के लिए पूछ दिया तो फिर बताना जरूरी होता। पहला अगर हम बात करें तो औसतांक या माध्य का उपयोग ऐसे जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कोई एक आंकड़ा हो, जो सूचना हो उसी के आसपास उससे संबंधित सूचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हो। तो एक प्रकार से यहाँ औसत जो जानकारी होती है, जो औसतांक हम निकालते हैं, काफ़ी सही होता है। यानी ऐसा आंकड़ा हो, कोई भी आंकड़ा हो पूरे समूह में जिसके चारों तरफ आंकड़े क्या हों, बिखरे हुए हों, तो ऐसे समय में औसतांक निकालना उपयोगी सिद्ध होता है, लाभप्रद सिद्ध होता है, सार्थक सिद्ध होता है, विश्वास करने योग्य होता है। जब ऐसी स्थिति जहां मिले तो वहां औसतांक का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी माध्य का ही प्रयोग करना चाहिए। जब एक आंकड़े के चारों ओर संबंधित आंकड़े बिखरे हुए हों तब जो है औसतांक जो ज्ञात किया जाता है, जो माध्य ज्ञात किया जाता है, उस पूरे स्थान का प्रतिनिधित्व करने में सफल होता है। इसीलिए चारों ओर है, किनारे वाला नहीं मान सकते, किनारे वाला नहीं ज्ञात। किनारा हो तो उसके लिए दूसरा है, माध्यिका और बहुलक है, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब स्थानीय मान के लिए हैं। लेकिन जब कोई एक आंकड़ा हो, उसके चारों तरफ उससे संबंधित आंकड़े फैले हुए हों, चारों तरफ, एक तरफ नहीं चारों तरफ, यानी एक प्रकार से वह मध्य में हो, तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर मिले आंकड़ों के संदर्भ में, तो वहाँ पर हम औसतांक ज्ञात करते हैं तो ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा सार्थक होता है, ज़्यादा विश्वसनीय। तो दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे विश्वसनीय। वास्तव में केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे अच्छा माप होता है माध्य या औसतांक, उससे थोड़ा कम अच्छा माध्यिका, सबसे कम अच्छा बहुलक, ऐसे टाइप के होते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय जानकारी एकत्र करनी हो या सूचना प्राप्त करना हो या औसत स्थिति को जांचना हो, तब भी हम औसतांक का प्रयोग करते हैं या माध्य का प्रयोग करते हैं। तीसरा है औसतांक से सामान्य जानकारी प्राप्त। अगर किसी समूह का, किसी आंकड़ों के समूह का या किसी घटना से संबंधित आंकड़ों के समूह का हमको सामान्य जानकारी लेनी है, औसत जानकारी लेनी है, मिला जुला जानकारी लेनी है, तो उस समय भी हम औसतांक या माध्य का प्रयोग कर दें तो वह सामान्य जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उससे संबंधित वो जो सूचना है, अन्य सूचनाएं उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, या वह सूचना पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है या सामान्य जानकारी उपलब्ध कराता है। इसीलिए भी हमें माध्य का उपयोग कर देना चाहिए। अगला है अन्य सांख्यिकी आंकड़ों की गणना। अगर हम बात करें जैसे सांख्यिकी के अंदर जैसे सहसंबंध ज्ञात करना, एक सूचना का दूसरे सूचना से क्या संबंध है, या एक सूचना के समूह का दूसरे सूचना के उसी क्षेत्र से दूसरे संबंधित सूचना का क्या संबंध है, यानी सहसंबंध ज्ञात करना हो, स्टैंड डेविएशन विचलन ज्ञात करना हो कि एक सूचना का दूसरे सूचना से कितना विचलन है, या एक आंकड़ा का दूसरे आंकड़ा से क्या अंतर है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे एक ही घटना के विषय में किसी ने कुछ बताया, एक ही घटना के विषय में किसी ने कुछ और बताया, तो दोनों को डाटा का निश्चित रूप से उनके सूचना को अंक में बदलेंगे तो डाटा अलग अलग, यानी आंकड़े या अंक अलग अलग देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में बिना हम औसत जानकारी यानी बिना हम माध्य ज्ञात किए नहीं निकाल सकते हैं। यानी अन्य सांख्यिकी गणना करना हो, चाहे वह बिखराव से संबंधित हो, चाहे वह सहसंबंध से संबंधित हो, चाहे अंतर से संबंधित हो, चाहे उसके संदर्भ में परिवर्तन के संबंध में भविष्यवाणी करने से संबंधित हो, तो भी हम जो है माध्य या औसतांक को ज्ञात करना आवश्यक होता है। तभी हम इसकी गणना सामान्य रूप से ज़्यादा सही कर सकते हैं। अगला है योजना या नीति का निर्धारण करने में। जैसे आप हर समाज में 2-3 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग। और वास्तव में जो है जो मध्यम वर्ग होता है वो सबसे ज़्यादा संघर्षशील होता है। अगर मध्यम वर्ग विकास करके उच्च वर्ग में बदल रहा है
तब तो आप देश की स्थिति, समाज की स्थिति या नीति बहुत अच्छी है, योजनाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर मध्यम वर्ग यानी मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, किसके कारण से बढ़ रहा है? उच्च वर्ग के घटने के कारण से अगर मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, यानी उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो समझिए नीतियां बहुत गड़बड़ हैं। तो सरकार जो है ज़्यादातर फोकस करती है कि मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में बदला जाए या उनकी आय क्षमता को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा उच्च वर्ग में शामिल किया जाए। बड़े दुख की बात है कि भारत में 10% से कम ही लोग 25,000 पर महीना से अधिक आय वाले हैं। इस सरकार में या कोई भी सरकार हो जो मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में यानी मध्यम वर्ग का विकास करने पर ज़्यादा केंद्रित योजनाएं बनाती हैं तो देश बहुत ज़्यादा तरक्की का काम करता है। क्योंकि मध्यम वर्ग दो काम करता है, एक तो उपभोक्ता का भी सबसे ज़्यादा स्रोत होता है, उपभोग भी ज़्यादा करता है, और उत्पादन का भी सबसे बड़ा आधार मध्यम वर्ग ही बनता है। उच्च वर्ग तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सहारे पूंजी इत्यादि व्यवस्था दे करके इन्हीं के सहारे वो भी कमाता है और इनको भी मजदूरी या जो कुछ इनका पारितोषिक बनता है देता है। तो जो अगर सरकार को नीतियां बनाना है, अच्छी नीतियां बनाना है, अच्छे ढंग से देश को संचालित करना है, सामाजिक समस्याओं का निस्तारण करना है, तो वह औसत जानकारी या मध्यांक संबंधी जानकारी को वह ज़्यादा महत्व देते हुए उस ढंग से सूचना को, उस ढंग से नीतियों को, योजनाओं को संचालित करता है, तो जिससे लोगों के जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है या योजनाओं का सही प्रभाव समाज में देखने को मिलता है। तो यह भी चीज़ें अगर आपको निर्धारित करना है तो सांख्यिकी आंकड़े चाहिए। वो सांख्यिकी आंकड़ों में औसतांक यानी औसत जानकारी हमको चाहिए पूरे समाज की स्थिति में। आगे विकास का स्तर, जैसे कोई योजना है, कोई शिक्षा है, कुछ भी हो, अगर किसी के विकास का स्तर शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है या ऐसी जानकारी एकत्र करना है तो ऐसे समय में आपको औसतांक सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक जानकारी देगा। क्योंकि यह जो जानकारी देगा पूरे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके अंदर पूरे समाज के समूह का एक औसत जानकारी, एक औसत स्थिति का पता चलता है। और वह विकास का स्तर चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे राजनैतिक दृष्टिकोण से, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से। जैसे अगर हम बात करें, जनरल वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जनरल वाले जब ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनका औसत आर्थिक विकास स्तर, राजनीतिक विकास स्तर अन्य जातियों के औसत विकास स्तर से अधिक है। क्या है? स्तर से अधिक है। उसी तरह से अन्य जातियां या अन्य वर्ग जैसे जैसे शिक्षित होता जाएगा वैसे वैसे जागरूकता, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, निर्णय लेने का स्तर उठता जाएगा, उनका भी विकास होता जाएगा। इसीलिए जहाँ जितनी ही अधिक शिक्षा है वह देश उतना ही अच्छा है। परंतु भारत के संग बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पक्ष और विपक्ष तब तक सत्ता पक्ष को गाली देता है जब तक उसको हाथ में सत्ता नहीं आ जाती। जैसे ही हाथ में सत्ता आ जाती है तो सोचते हैं सब कि नौकरी मत दो, रोजगार मत दो, पैसा बचा रहेगा तो हम गैर योजना बे दिखा के लूट खसोट को खाते रहेंगे। यही सब मचा है। आज स्थिति यह है कि भारत में मात्र 2% ही, लगभग 2% से कुछ ज़्यादा ही सरकार पूरे बजट का शिक्षा पर व्यय करती है, जबकि भारत की इकोनॉमी को विकास के रूप में परिणित करने का श्रेय मानव संसाधन को ही है, जिसमें हमारे काफ़ी और आप पूरे भारत के काफ़ी लोग विदेशों में कमा करके भारत में पैसा भेजते हैं। मानव संसाधन से ही भारत की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ी है और पटरी पे चल रही है, लेकिन इस पर आज भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात किसी भी क्षेत्र में विकास का स्तर ज्ञात करना हो तो उसके लिए भी हमें औसत जानकारी ज़रूरत पड़ती है, उसके माध्य की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब क्षेत्रों में ध्यान में रखते हुए हम लोग औसतांक का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि ये बात समझ में आ गई तो झट से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।